हेलो स्टूडेंट्स, मैं आशीष कुमार पांडे एक बार फिर आपके बीच में हूं मेघा सिविल सर्विसेज एकेडमी हजारीबाग झारखंड की ओर से। स्टूडेंट्स, आप सभी लोगों को पता है कि संस्थान में जेएसएससी सीजीएल के लिए टेस्ट सीरीज चलाया जा रहा है और स्टूडेंट्स के डिमांड पर हमने उसके जो क्वेश्चंस के आंसर होते हैं उसको एक्सप्लेन करना हमने शुरू किया है। और इसके लिए पिछला भी मैंने वीडियो डाला था जिसमें मैंने पिछले संडे के जो क्वेश्चंस थे उसको मैंने सॉल्व किया था। आज के इस वीडियो में कल जो एग्ज़ाम हुआ है अर्थात 16 तारीख को, उसका मैं एक सॉल्यूशन दूंगा। जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है उन इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को मैं, जो साइंस का है, हिस्ट्री का है, पॉलिटी का है, उसके कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को मैं समझाऊंगा और मैं ये समझाने का कोशिश करूंगा कि कहाँ पर स्टूडेंट से गलती होती है, किस तरीके से आप क्वेश्चंस को देखें। मैं बहुत उम्मीद करता हूं कि मैंने जो पिछले वीडियो में आप लोगों को समझाया था उसको अगर आपने फॉलो किया होगा तो जरूर इस टेस्ट में आप इम्प्रूव किए होंगे अपने आप को, और लगातार आप इसको देखते रहेंगे, समझते रहेंगे तो आपका एक इम्प्रूवमेंट होता चला जाएगा। आपको समझ में आएगा कि क्वेश्चन बनाते समय किन किन बारीकियों का ध्यान रखना चाहिए। और जैसा कि मैंने पिछली बार भी बतलाया था, क्वेश्चन हम लोग तैयार करते समय उस तरीके को फॉलो करते हैं जिस तरीके का क्वेश्चन जेएसएससी या एसएससी पूछा करता है, उस पैटर्न को हम लोग फॉलो करने की कोशिश करते हैं। तो आज की इस वीडियो में दोस्तों मैं कुछ उस तरह के ही क्वेश्चंस को सॉल्व करूंगा। मैं आपको बतलाऊंगा कि इसका आंसर क्या होना चाहिए और मैं उम्मीद करता हूं इससे आपको बहुत फायदा होगा। तो चलिए दोस्तों शुरुआत करते हैं। यहां देखिए, जो क्वेश्चन पूछा गया है वो पूछा गया है गैल्वेनोमीटर से, कि गैल्वेनोमीटर जो होता है, जो इस बात का पता लगाता है कि सर्किट में करंट इलेक्ट्रिसिटी है या नहीं है, उसको हम कन्वर्ट कर सकते हैं आमीटर में, जिससे करंट इलेक्ट्रिसिटी का वैल्यू कैलकुलेट किया जाता है, या हम उसको कन्वर्ट कर सकते हैं वोल्ट मीटर के रूप में, जिससे पोटेंशियल डिफरेंस मापा जाता है। आप लोग जानते होंगे, अगर आप लोग मेघा में टेस्ट सीरीज दे रहे हैं तो आपको ध्यान होगा मैंने जो पहला टेस्ट सीरीज का क्वेश्चन तैयार किया था उसमें मैंने क्वेश्चन दिया था इसी टॉपिक से कि गैल्वेनोमीटर को हम कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं आमीटर में। इस टेस्ट में मैंने क्वेश्चन दिया है कि गैल्वेनोमीटर को हम कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं वोल्ट मीटर में। अगर आप लोग क्वेश्चन बैंक सॉल्व करते होंगे तो ये बड़ा कॉमन क्वेश्चन है, बार बार एग्जाम में आता है, इसलिए टेस्ट में हम लोग इस तरह के क्वेश्चन को तैयार करते हैं जिससे आपको फायदा हो। तो दोस्तों, अगर आप जानते होंगे, मान लीजिए ये गैल्वेनोमीटर है, दिस इज गैल्वेनोमीटर। तो अगर इस गैल्वेनोमीटर के श्रेणी क्रम में, मतलब सीरीज में अगर हम लोग एक बड़ा रेजिस्टेंस को मान लेते हैं, लेट दैट रेजिस्टेंस आर, कैपिटल आर, तो अगर गैल्वेनोमीटर के श्रेणी क्रम में एक बड़ा रेजिस्टेंस आर को अगर जोड़ दिया जाए, देन इट कन्वर्ट्स। तो ये जो कॉम्बिनेशन बना, ये जो कॉम्बिनेशन बन गया जिसमें गैल्वेनोमीटर है और जिसमें सीरीज में श्रेणी क्रम में एक बड़े रेजिस्टेंस को लगा दिया गया, तब ये जो कॉम्बिनेशन होता है ये वोल्ट मीटर के रूप में काम करने लगता है। जबकि अगर आप लोग पिछले वीडियो को देखे होंगे तो उसमें मैंने क्वेश्चन पूछा था कि गैल्वेनोमीटर को किस तरीके से आमीटर बनाया जा सकता है। तो आमीटर बनाने के लिए क्या करना पड़ता है, इसके समानांतर क्रम में एक छोटा रेजिस्टेंस डाला जाता है। तो जो छोटा रेजिस्टेंस होता है, स्मॉल रेजिस्टेंस, दैट इज कॉल्ड शंट, उसको शंट कहा जाता है। तो देखिए एक ही चीज है, गैल्वेनोमीटर के सीरीज में एक बड़े रेजिस्टेंस को डाल देंगे तब वो बन जाएगा वोल्ट मीटर। उसी गैल्वेनोमीटर के पैरेलल में अगर हम एक छोटा रेजिस्टेंस डाल देंगे, जोड़ देंगे, तब ये बन जाएगा आमीटर। तो इन दोनों चीजों से क्वेश्चन हमेशा पूछता है। और आप लोग को यह भी ध्यान होगा इस बात में, इसलिए स्टूडेंट लोग कई बार कंफ्यूज करते रहते हैं कि जो वोल्ट मीटर होता है उसको पैरेलल जोड़ा जाता है सर्किट में, और जो आमीटर होता है उसको सीरीज में जोड़ा जाता है। तो यहाँ पर ये पैरेलल है और यहाँ पर ये सीरीज है, इसलिए कई बार लोग कंफ्यूज कर जाते हैं। इसलिए इन चीजों को अच्छा से अपने दिमाग में सेट कर लेना है कि एक गैल्वेनोमीटर है, उस गैल्वेनोमीटर के सीरीज में एक बड़े रेजिस्टेंस को जब हम जोड़ देते हैं तब जो कॉम्बिनेशन बनता है, इट वर्क्स एज वोल्ट मीटर। और वोल्ट मीटर का काम क्या होता है आप सभी लोग जानते हैं कि उसके द्वारा हम लोग पोटेंशियल डिफरेंस माप सकते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपको जो ये पहला क्वेश्चन है, अब ये इसमें आपको कोई दिक्कत नहीं होगा
और साथ ही साथ मैंने ये भी समझा दिया कि गैल्वेनोमीटर को ही कैसे हम आमीटर में कन्वर्ट कर सकते हैं, जो कि मैंने पहले क्वेश्चन दे चुका है, दिया है मैंने। उसका पर्पस यही है कि इस टॉपिक से क्वेश्चन बार बार आता है, तो इसलिए मैं उम्मीद करता हूं कि आप इसको समझ पाए होंगे कि गैल्वेनोमीटर को हम लोग कैसे वोल्ट मीटर बना सकते हैं। एक क्वेश्चन ये पूछता है कि वोल्ट मीटर को किस क्रम में लगाया जाता है, वो एक अलग क्वेश्चन है, कई बार लोग इसे कंफ्यूज करते हैं। तो वोल्ट मीटर को हमेशा पैरेलल लगाया जाता है, इसको ध्यान रखना है, पैरेलल। तो इसीलिए आपको पढ़ते समय जब आप पढ़ते हैं तो छोटी छोटी बातों का ध्यान रखना है। अगर उन बातों को आप नहीं समझ पाएंगे तो कई बार क्या होगा कि आप पढ़ेंगे तो जरूर, लेकिन जब वहीं से क्वेश्चन बनाकर दे दिया जाएगा तो आप उसको नहीं बना पाएंगे, और फिर आपको लगने लगता है कि वो टफ क्वेश्चन है, जबकि वो टफ नहीं रहता है, बहुत ईजी रहता है, और ऐसे क्वेश्चन हमेशा पूछे जाते हैं। इसको आपको ध्यान रखना है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। देखिए, ये जो क्वेश्चन नंबर 2 है, ये भी बहुत सिंपल क्वेश्चन है। इसमें ये पूछ रहा है कि जो तकनीक होती है एंडोस्कोपी, एंडोस्कोपी के बारे में जरूर आपने पढ़ा होगा कि इसके द्वारा हम लोग मानव शरीर के जो अंदर का भाग होता है उसका जांच पड़ताल किया जाता है डॉक्टर्स के द्वारा। तो क्वेश्चन बार बार पूछता है कि एंडोस्कोपी किस तकनीक पर काम करती है, किस तकनीक पर काम करती है। तो इसका सिंपल एग्जांपल है, आंसर इसका वो है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। लेकिन टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन किसका? प्रकाश का, लाइट का। यहां पर देखिए मैंने ध्वनि दिया है, ध्वनि भी दे दिया है, और फिर मैंने प्रकाश भी दिया है जानबूझकर, ताकि जब आप क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो अगर आप में एक हड़बड़ाहट है तो आप सिर्फ पूर्ण आंतरिक परिवर्तन देखकर आप पहले वाले को भी टिक कर सकते हैं, जो कई स्टूडेंट कर देते हैं और बाद में अफसोस करते हैं। तो क्वेश्चन देने का जो एक पर्पस होता है सिर्फ ये नहीं होता है कि आप कितना नंबर ला रहे हैं, आपका, हम लोग का एक पर्पस ये भी रहता है कि आपको उन गलतियों के बारे में समझा देना यहीं पर जो आप वहां कर सकते हैं, एग्जामिनेशन हॉल में कर सकते हैं। क्योंकि जब आप एग्जामिनेशन हॉल में कोई गलती कर देंगे इस तरह का, तो वो आपको मेरिट लिस्ट से दूर कर देगा। लेकिन अगर आप यहां पर वो गलती करके सीख लेंगे तो इससे आपको वहां ध्यान मिलेगा, फायदा मिलेगा। तो जब इस तरह का क्वेश्चन आप सॉल्व करते हैं तो जैसे ही जब आप एग्जामिनेशन हॉल में जाएंगे तो आपका पहला ध्यान यहीं पर जाएगा कि वो ध्वनि है या वो प्रकाश है। तो आप जानते हैं कि जो एंडोस्कोपी होता है, इट वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, नॉट ऑफ साउंड। इसीलिए इसका आंसर बी होगा। तो मैं उम्मीद करता हूं कि इस तरह के क्वेश्चन पर आप बारीकी से ध्यान देंगे। मैं बार बार जितने भी वीडियो में बना रहा हूं, मैं इस बात पर बार बार आपको ध्यान दिलवा रहा हूं कि आप लोगों को ध्यान से क्वेश्चन सॉल्व करना चाहिए। हड़बड़ाहट जो होती है, उस हड़बड़ाहट के कारण कई बार हल्के क्वेश्चन भी गलत हो जाते हैं, या आपको हल्का क्वेश्चन भी टफ लगने लगता है। जब आप उसको ध्यान से पढ़ेंगे तब आपको समझ में आएगा कि ये तो इजी क्वेश्चन है, इसको हम आसानी से बना सकते हैं। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। ये देखिए, ये क्वेश्चन नंबर 3 है। ये कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है, अगर आप लोग क्वेश्चन बैंक सॉल्व करते होंगे तो देखे होंगे, ये क्वेश्चन कई बार पूछा जा चुका है। इसमें ये एबनॉर्मल बिहेवियर ऑफ वाटर पर बेस्ड है। क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि अगर पानी को 10 डिग्री सेल्सियस से 0 डिग्री सेल्सियस तक लाया जाए तो क्या होता है? तो क्या होता है कि आपको पता है कि ये एबनॉर्मल बिहेवियर होता है 0 से लेकर 10 तक। तो जब 0 से लेकर 10 तक होता है तो यहां पर 0 से लेकर 10 तक में क्या होता है, जब हम किसी पानी को गर्म करते हैं तो क्या होता है, 0 से 4 जो होता है वो एक डिवीजर होता है। 0 से 4 तक उसका जो आयतन है, जिसको हम लोग वॉल्यूम बोलते हैं, वॉल्यूम, ये घट जाता है, ये घटता है। और 4 के बाद ये क्या होता है, इट बिहेव्स नॉर्मली, ये नॉर्मल हो जाता है, मतलब फिर ये बढ़ने लगता है, उसके बाद ये बढ़ता है। मतलब अगर हम 0 से 10 की ओर जाएंगे तो आयतन क्या होता है, पहले घटता है और फिर बढ़ता है। इसको अगर हम लोग इस रूप में समझे कि मान लेते हैं यहां पर उसका जो आयतन था वो 4 था, 4 से घट के कितना हो जाएगा, 3, 3 से घट के 2, फिर 1, ये हो गया 0 से 4 तक, 0 से 4 डिग्री सेल्सियस तक। लेकिन जब 4 से 10 की ओर जाएंगे तब इट बिहेव्स नॉर्मली, और तब इसका आयतन जो है वो बढ़ता चला जाएगा। और जब इसका आयतन बढ़ेगा तो 1 से बढ़कर 2, फिर 3, फिर 4, फिर 5, ऐसे होता चला जाएगा। तो इसका मतलब जब हम 0 से 10 की ओर जा रहे हैं तो उसका आयतन क्या हो रहा है, पहले घटता है और फिर बढ़ता है। लेकिन क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है, क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि 10 से 0 आएंगे, मतलब उल्टा आना है,
तब क्या होगा। तो कई बार क्या होता है, स्टूडेंट इसमें गलती कर देते हैं। उनको ये लगता है कि जब 10 से 0 आ रहे हैं तो आंसर भी उल्टा हो जाएगा, और तब वो टिक कर देते हैं कि उनका आयतन पहले बढ़ेगा और फिर घटेगा। लेकिन आपको ये ध्यान रखना है कि जब क्वेश्चन पूछ रहा है कि 10 से 0 की ओर आ रहे हैं, तो आपका फ्रेम ऑफ रेफरेंस भी तो चेंज हो जाएगा। इसका मतलब आप इसको ऐसे समझ सकते हैं कि अब आपको इधर से आकर देखना है, आपको ये देखना है कि जब हम 10 से 0 की ओर जाएंगे तो क्या होगा। तो देखिए, जो चीज इधर से बढ़ता हुआ दिखेगा वो इधर से घटता हुआ दिखेगा। इसका मतलब जब हम 10 से 0 की ओर आएंगे तो आयतन पहले घटेगा 4 तक और फिर यहां से बढ़ना शुरू हो जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ, आंसर आपका क्या होगा, आंसर आपका सी होगा कि पहले उसका आयतन घटेगा और फिर बढ़ता है। तो इसका आंसर सी होगा। तो मैं उम्मीद करता हूं कि जब ऐसा क्वेश्चन आएगा तो आप ध्यान देंगे इस चीज का कि 0 से 10 पूछे या 10 से 0 पूछे, इन अ नटसेल मैं कह सकता हूं कि आंसर आपका सेम होगा। आप 0 से 10 की ओर जा रहे हैं या 10 से 0 की ओर, आंसर सेम रहेगा कि आयतन आपका पहले घटेगा और फिर बढ़ेगा। और अगर यही क्वेश्चन डेंसिटी के रूप में पूछेगा तब उल्टा हो जाएगा कि डेंसिटी क्या होता है, घनत्व तो पहले बढ़ेगा और उसके बाद फिर घटेगा। और इसीलिए उसका पानी का जो घनत्व होता है अधिकतम वो कितने डिग्री पर होता है, 4 डिग्री सेल्सियस पर होता है। तो आई होप कि आप इसको समझ पाए होंगे। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 4, यह भी बहुत कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है, और जब इस तरह के क्वेश्चन को आप सॉल्व नहीं कर पाएंगे तो एग्जाम में क्या होगा, थोड़ा भी क्वेश्चन इस तरीके का अगर पूछ दिया तो आप नहीं बना पाएंगे। इसलिए कई बार क्या होता है, स्टूडेंट्स में एक टेंडेंसी होती है कि वो सिर्फ हल्के चीजों को तो रट लेते हैं, लेकिन उससे संबंधित जो उसका बेसिक चीज है, उसका जो प्रिंसिपल है, उसको वो समझना नहीं चाहते हैं। और इसीलिए अगर वो उससे क्वेश्चन पूछ देगा, थोड़ा सा भी ट्विस्ट कर देगा, तो आप वहां जाके फंस सकते हैं। इसलिए हम लोग क्वेश्चन सेट करते समय इन बातों का ध्यान रखते हैं। देखिए, अब कितनी बार आप लोग पढ़े होंगे कि जो घर का खिड़की दरवाजा होता है, उसको जो हैंडल उसमें होता है उसको चौखट से दूर लगाया जाता है, या फिर जो हैंड पंप होता है जिससे पानी निकाला जाता है उसके हैंडल को लंबा बनाया जाता है, या जो जनरेटर वगैरह को जो घुमाने का हैंडल होता है उसका भी हैंडल दूर लंबा बनाया जाता है। तो इस तरह के क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो आखिर उसका वर्किंग प्रिंसिपल क्या है, हम लोग उसको भी तो समझना पड़ेगा, क्योंकि क्वेश्चन वहां से भी पूछ सकता है। तो उसका जो वर्किंग प्रिंसिपल होता है दैट इज बेस्ड ऑन टॉर्क। टॉर्क जिसको हम लोग हिंदी में क्या बोलते हैं, बल आघूर्ण बोलते हैं। तो बल आघूर्ण क्या होता है, टॉर्क क्या होता है, ये ऐसा फिजिकल एंटिटी है जो किसी भी बॉडी को रोटेट कराने के लिए जरूरी होता है। रोटेट कराने के लिए ध्यान दीजिए, फोर्स क्या होता है, फोर्स लीनियर मोशन में लाता है। अगर आप किसी वस्तु पर बल लगा रहे हैं तो वो चलने लगेगा, उसको आप डिस्प्लेस कर सकते हैं। मतलब फोर्स इज रिस्पॉन्सिबल फॉर लीनियर मोशन, बट टॉर्क इज रिस्पॉन्सिबल फॉर रोटेशनल मोशन। जब आपको किसी बॉडी को रोटेट करना है देन यू डोंट नीड फोर्स, रादर यू नीड टॉर्क। आपको टॉर्क चाहिए। तो टॉर्क क्या है हम लोग को वो समझना पड़ेगा। तो जो टॉर्क होता है, टाउ जिसको हम लोग कहते हैं, टॉर्क बराबर होता है, एक संक्षिप्त तरीके से टॉर्क बराबर होता है फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, लेट इट बी आर। मान लेते हैं कि वो आर है, तो इसको हम लोग इस तरीके से समझ सकते हैं कि ये मान लीजिए एक्सिस है। एक्सिस है, एक्सिस मतलब जिसके चार अक्ष, जिसके चारों ओर कोई बॉडी रोटेट कर रहा है। मान लेते हैं कि एक बॉडी है, लेट इट बी एनी बॉडी, और इस बॉडी का ये सेंटर मान लेते हैं, मान लेते हैं ये सेंटर है, सेंटर ऑफ मास जिसको हम लोग कहते हैं। और यहां से एक्सिस की जो दूरी है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस, वो आर है। और इस बॉडी को रोटेट कराने के लिए अबाउट दिस एक्सिस हम लोग इसके ऊपर बल लगा रहे हैं, और मान लेते हैं कि जो फोर्स है वो एफ है। तो जो टॉर्क होता है, टॉर्क इज इक्वल्स टू एफ इंटू आर। इसका मतलब क्या हो गया कि किसी भी बॉडी को जब हम रोटेट करना चाह रहे हैं तो हमको टॉर्क चाहिए, ना कि फोर्स चाहिए। तो टॉर्क किसके बराबर है, अभी जैसा कि मैंने बताया कि टॉर्क बराबर क्या है, एफ इंटू आर। तो जब टॉर्क बराबर एफ इंटू आर है तो इसका एफ के लिए यूनिट क्या हो गया, न्यूटन, आर के लिए क्या होता है, मीटर। मतलब टॉर्क का यूनिट क्या होता है, न्यूटन मीटर। मान लीजिए, मान लेते हैं हम लोग कि किसी बॉडी को रोटेट करने के लिए 100 न्यूटन मीटर का टॉर्क चाहिए। तो जब किसी बॉडी को रोटेट करने के लिए 100 न्यूटन मीटर का टॉर्क चाहिए, तो अगर उससे कम देंगे, मान लीजिए 99 हम लोग दे रहे हैं, तो वो नहीं घूमेगा। आपको हर हाल में
100 न्यूटन मीटर देना ही पड़ेगा, तभी वो रोटेट करेगा, क्योंकि वो उसका रिक्वायरमेंट है। उससे कम होने पर वो घूमेगा ही नहीं, रोटेट ही नहीं करेगा। तो अब क्वेश्चन ये उठता है कि 100 न्यूटन मीटर आप कहां से लाएंगे? तो आप कहां से लाएंगे? F इंटू आर, फोर्स इंटू डिस्टेंस। तो अब हम लोग ये समझ सकते हैं कि मान लेते हैं कि जो 100 न्यूटन मीटर का टॉर्क है, दिस इज मल्टीपल ऑफ F इंटू आर। F और R को गुना करेंगे तभी आएगा। तो ये देखिए दो तरीके से हो सकता है। मान लेते हैं कि F जो है वो 100 है, तो आपका डिस्टेंस कितना होगा? 1 होगा। क्लियर? लेकिन अगर आप उल्टा सोचिए, अगर आप डिस्टेंस को ही 100 कर देते हैं तो फोर्स आपका कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। ठीक है, या 1 के बदले अगर आप इसको 2 लेते हैं तो 50 के रूप में समझिए, 50 गुने 2 कीजिए या 2 गुने 50 कीजिए। तो यहां पर देखिए, यहां पर फोर्स कितना है? 50 न्यूटन का है, लेकिन यहां पर फोर्स कितना हो जा रहा है? 2 न्यूटन का हो जा रहा है। तो अब आप खुद समझ सकते हैं कि आपके लिए बेहतर कौन है। और यह भी ध्यान देना है कि दोनों में जो टॉर्क उत्पन्न हो रहा है वो 100 ही है। इसका मतलब दोनों ही स्थितियों में आप उसको रोटेट करा पाएंगे। लेकिन पहले वाले कंडीशन में क्या हो रहा है? डिस्टेंस कम है। जब डिस्टेंस कम है तो आपका फोर्स बढ़ जाता है, मतलब आपको ज्यादा ताकत लगाना पड़ेगा उस टॉर्क को प्रोड्यूस करने के लिए जो रिक्वायर्ड है। लेकिन जब आप डिस्टेंस को बढ़ा दिए, डिस्टेंस को ही 50 कर दिए, तब देखिए फोर्स का वैल्यू घटकर 2 हो गया। मतलब आप सिर्फ 2 न्यूटन का फोर्स लगाएंगे और बॉडी रोटेट करने लगेगा। तो यही बेसिक प्रिंसिपल होता है टॉर्क का। इसीलिए कोई भी बॉडी जिसको रोटेट कराना होता है उसमें फोर्स जो है वो हमेशा एक्सिस से दूर लगाया जाता है। इसीलिए जो हैंडल होता है खिड़की दरवाजा का, वो उसके चौखट से दूर लगाया जाता है ताकि उसको घुमाने के लिए हम लोग को ज्यादा ताकत नहीं लगाना पड़े। या जो हैंड पंप होता है जिसमें जो हैंडल होता है वो काफी लंबा होता है ताकि हम लोग को कम बल लगाना पड़े। या जो जनरेटर होता है उसको भी हम लोग को घुमाना होता है, उसका हैंडल को भी हम लोग लंबा बनाते हैं। तो ये सब क्वेश्चन जो है दैट इज बेस्ड ऑन टॉर्क। तो टॉर्क का प्रिंसिपल क्या हो गया? देखिए अब इस ऑप्शन के हिसाब से कि टॉर्क में हम लोग क्वेश्चन जो पूछा जा रहा है वो क्या पूछ रहा है कि जो हैंडल है वो चौखट से दूर क्यों लगाया जाता है? दूर। तो दूर लगाने का मतलब क्या हो गया? दूर लगाने का मतलब हो गया कि आपने डिस्टेंस को क्या कर बढ़ा दिया, और जब डिस्टेंस बढ़ जाएगा तब आपका फोर्स क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। इसका मतलब ऑप्शन क्या आएगा? देखिए ऑप्शन ये आएगा सी नंबर, कि जो टॉर्क मतलब बल आघूर्ण, उसको उत्पन्न करने के लिए जो बल चाहिए, फोर्स चाहिए, उस फोर्स की मात्रा को हम क्या कर सकते हैं? घटा सकते हैं। क्यों घटा सकते हैं? क्योंकि ध्यान देना है, क्योंकि फोर्स जो है वो क्यों घट जाएगा? क्योंकि हम डिस्टेंस को क्या कर दे रहे हैं? बढ़ा दे रहे हैं, परपेंडिकुलर डिस्टेंस को। इसलिए इसका आंसर सी होगा। इसमें बहुत लोग कंफ्यूज हो जाते हैं बी में। उनको ये लगता है कि अगर खट से दूर हैंडल को लगाया जाएगा तो देखिए ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए में क्या है कि बल आघूर्ण को बढ़ाया जा सके, ये तो खैर होगा ही नहीं। और यहाँ पर क्या है कि बल आघूर्ण को घटाया जा सके। तो बहुत लोग इसमें कंफ्यूज कर जाते हैं। उनको लगता है कि टॉर्क जो है वो कम हो जाएगा। तो आपको ध्यान देना है कि किसी बॉडी को अगर रोटेट करने के लिए, जैसा कि मैंने बोला कि अगर 100 न्यूटन मीटर का टॉर्क चाहिए तो उससे कम में वो रोटेट होने वाला नहीं है। इसका मतलब क्या हुआ कि हम लोग का जो पर्पस है वो ये नहीं है कि टॉर्क को कम किया जाए। हम लोग का पर्पस ये होता है कि टॉर्क को कैसे प्रोड्यूस किया जाए। तो टॉर्क को प्रोड्यूस करने के लिए अगर हम डिस्टेंस को बढ़ा देंगे तो हम लोग का फोर्स का वैल्यू कम हो जाता है, और यही पर्पस होता है। इसलिए इसका आंसर होगा सी नंबर, कि टॉर्क को उत्पन्न करने के लिए जो बल चाहिए उस बल को हम क्या कर सकते हैं? घटा सकते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूं ये सिंपल क्वेश्चन है, ये बहुत टफ क्वेश्चन नहीं है। कई बार ये क्वेश्चन पूछता है कि हैंड पंप का हैंडल लंबा क्यों बनाया जाता है, या कई बार ये क्वेश्चन पूछता है कि आपका जनरेटर का जो हैंडल है वो लंबा क्यों बनाया जाता है। ये भी पूछा करता है कि जो अनाज पीसने वाली चक्की हुआ करती थी, अब तो वो खैर आउट ऑफ यूज है, उसका वो लंबा क्यों बनाया जाता है। या कुम्हार का जो चाक होता है उसमें वो बल दूर क्यों लगाता है, एक्सिस से दूर क्यों लगाता है। तो ये जितने भी क्वेश्चन है जहां पर भी रोटेशन है वहां पर टॉर्क होगा, और ऐसे क्वेश्चन बार बार पूछे जाते हैं। तो ये बड़ा सिंपल क्वेश्चन है, लेकिन उसके पीछे का लॉजिक आपको समझ में आना चाहिए, उसके पीछे का साइंस आपको समझ में आना चाहिए। तो इसीलिए ये क्वेश्चन मैंने दिया, और मैं उम्मीद करता हूं ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा, और फ्यूचर में कभी भी पूछेगा तो आप इसको गलत नहीं करेंगे। अब हम लोग आगे देखा जाता है
वो जाएंगे और जहां पर वो दरार है, ठीक है, तो वहां से जो रिफ्लेक्शन होता है उसका जो पैटर्न आएगा वो थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा आने लगता है, और उसी से अनुमान लगा लिया जाता है कि कहीं पर क्रैक है, और तब उसको जाकर चेक किया जाता है। इसका मतलब ये सिंपल क्वेश्चन है जो पराश्रव्य ध्वनि तरंग के उपयोग पर आधारित है। इसका आंसर होगा परावर्तन, क्योंकि वो टकराने के बाद लौटता है, तो इसका आंसर हो जाएगा परावर्तन। तो मुझे लगता है कि इसमें कोई किसी तरह का कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए आप लोग को, और आप लोगों ने बनाया भी होगा, मैं ऐसा उम्मीद करता हूं। और ये क्वेश्चन देखिए, ये क्वेश्चन जो है वो सिंपल हार्मोनिक मोशन, ये क्वेश्चन जो है वो सिंपल हार्मोनिक मोशन पर बेस्ड है। जैसा कि आप लोग जानते होंगे सिंपल हार्मोनिक मोशन के बारे में आप लोग जरूर पढ़े होंगे, एनसीईआरटी की बुक में क्लास 9-10 में ये सब है, और इससे क्वेश्चन भी आता है। तो जो सिंपल हार्मोनिक मोशन होता है आप लोग जानते होंगे ये टू एंड फ्रो मोशन होता है। टू एंड फ्रो का मतलब क्या हुआ? टू एंड फ्रो। टू एंड फ्रो का मतलब हो गया कि इसमें एक मेन पोजीशन होगा बीच में, और इसके इर्द गिर्द इसका मोशन होगा, एक बार इधर जाएगा एक बार इधर जाएगा, जैसे सिंपल पेंडुलम जो होता है वो, दैट इज बेस्ट एग्जांपल ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन। तो यहां पर ये जो पोजीशन होता है और ये जो पोजीशन होता है इसको हम लोग क्या बोलेंगे? दिस इज कॉल्ड एक्सट्रीम पोजीशन एंड दिस इज कॉल्ड मीन पोजीशन, ठीक है। तो इसमें जो एक्सेलरेशन काम करता है, एक्सेलरेशन काम करता है वो जो विस्थापन होता है, डिस्प्लेसमेंट, उसी के समानुपाती होता है। समानुपाती मतलब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, मतलब जैसे जैसे विस्थापन बढ़ता चला जाता है वैसे वैसे एक्सेलरेशन जो है वो भी बढ़ता चला जाता है। और इसका मतलब ये हुआ कि सबसे अधिक एक्सेलरेशन कब होगा? सबसे अधिक एक्सेलरेशन होगा जब हम लोग यहां होंगे, क्योंकि यहां पर आपका डिस्प्लेसमेंट सबसे अधिक हो जाएगा। लेकिन पूछ क्या रहा है कि जब आप मीन पोजीशन पर होंगे तब क्या होगा? तो जब आप मीन पोजीशन पर मतलब माध्य स्थिति में है, यहां पर है, इसका मतलब आपका कोई विस्थापन नहीं है, तो विस्थापन जीरो है, और जब विस्थापन जीरो है तो आपका एक्सेलरेशन भी जीरो ही होगा। इसीलिए इसका आंसर क्या होगा? बोथ ऑफ देम। इसका आंसर हो जाएगा नंबर सी, बोथ ऑफ देम। क्लियर? अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। ये देखिए, ये क्वेश्चन नंबर 7 जो है वो एडियाबैटिक प्रोसेस पर बेस्ड है। आप लोग अगर हीट एंड टेम्परेचर पढ़े होंगे, जिससे क्वेश्चन आता है हमेशा, तो दो तरह का प्रोसेस आप लोग जान रहे होंगे। प्रोसेस तो और भी होते हैं, लेकिन अभी जो कॉमनली इसके साथ कनेक्टेड है, एक एडियाबैटिक और एक आइसोथर्मल। तो दोनों में बेसिक डिफरेंस क्या है कि आइसोथर्मल में टेम्परेचर कांस्टेंट होता है, जबकि एडियाबैटिक में टेम्परेचर चेंज हो सकता है। तो इसका जो एग्जाम्पल होता है वो ये होता है पहला कि हवा में ध्वनि तरंग का चलना, ये पहले माना जाता था कि ये आइसोथर्मल प्रोसेस है, लेकिन बाद में माना जाने लगा कि एडियाबैटिक प्रोसेस है। इस चीज को ढूंढने वाले व्यक्ति थे लैप्लास, इसलिए उन्होंने करेक्शन किया था, लैप्लास करेक्शन उसको हम लोग कहते हैं। तो इसमें क्या होता है, आप सभी लोग जानते होंगे कि ध्वनि तरंग कैसे चलता है? इन द फॉर्म ऑफ कॉम्प्रेशन एंड रेयरफैक्शन। मतलब एक बार वो दबता है फिर एक बार फैल जाता है, तो दबा फिर फैला फिर दबा फिर फैला, मतलब कॉम्प्रेशन एंड रेयरफैक्शन। इस फॉर्म में जब चलता है तो उसके कारण क्या होता है, ध्वनि तरंग में जब ध्वनि तरंग ऐसे हवा में चलती है तो तापमान में लगातार परिवर्तन आता है। कभी तापमान बढ़ता है फिर घट जाता है, बढ़ता है फिर घट जाता है। तो इसीलिए इसको एक एडियाबैटिक प्रोसेस माना जाता है। और उसी प्रकार से जो भी प्रोसेस तेजी से होता है, अचानक होता है, वो जनरली एडियाबैटिक नेचर में होता है। तो इसीलिए टायर का फट जाना ये एडियाबैटिक माना जाता है, लेकिन जो टायर का पंक्चर होना ये आइसोथर्मल माना जाता है, क्योंकि वो स्लो प्रोसेस होता है, हवा धीरे धीरे निकलती है, देन देयर इज नो चेंज इन टेम्परेचर। बट बस्टिंग ऑफ जो टायर होता है, टायर का फट जाना या साउंड वेव का चलना हवा में, इन दोनों को एडियाबैटिक प्रोसेस माना जाता है। इसीलिए इसका आंसर होगा सी 1 और 2। तो आई होप आपको ये सही लगा होगा, समझ में आया होगा, और सही तरीके से आप इसको समझ पा रहे होंगे। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। ये देखिए, ये क्वेश्चन जो बीमारी है, देखो बायोलॉजी में हमेशा देखो जो भी क्वेश्चन हम लोग सेट करते हैं उसके पीछे एक लॉजिक होता है, एक सेंस होता है। ये नहीं कि आपका नंबर ज्यादा आ रहा है कि आपका नंबर कम आ रहा है, वो मैटर नहीं करता। मैटर ये करता है कि आप सीख पा रहे हैं कि नहीं, वो इंपॉर्टेंट चीज होता है कि आपको सीखना है। मैं हमेशा स्टूडेंट्स को बोलता हूं कि आप नंबर गेम में मत पढ़िए, आप ये देखिए कि आपका किस तरह का क्वेश्चन सही हो रहा है और किस तरह का क्वेश्चन गलत हो रहा है। जो गलत हो रहा है वो आपका ग्रे एरिया है, आपको वहां पर काम करने की जरूरत है, और जब आप उसके ऊपर काम करने लगेंगे तो अपने आप आपका नंबर बढ़ने लगेगा। तो ये उसका एग्जाम्पल है।
देखिए, ये जो बीमारी होती है ज़ीरोफ्थैल्मिया, अब जनरली जो क्वेश्चन पूछा जाता है वो सिंपल क्वेश्चन मैं ये पूछ सकता था कि जो ज़ीरोफ्थैल्मिया है वो किसकी कमी से होता है, ये सिंपल क्वेश्चन है और सभी लोगों को पता होता है विटामिन ए की कमी से होता है। लेकिन क्वेश्चन को बनाने का, फ्रेम करने का अपना एक तरीका होता है। उसका पर्पस ये होता है कि आप ज्यादा से ज्यादा चीजों को पढ़ते समय ध्यान दें। देखिए, मैंने क्या पूछा कि ज़ीरोफ्थैल्मिया का बीमारी का संबंध किससे, मैंने इसमें 2-3 चीज पूछ दिया। पहला, देखिए, रेटिनॉल। अब आपको यह भी याद रखना होगा कि हर विटामिन का केमिकल नेम क्या होता है। आपको पता होना चाहिए कि विटामिन ए का रासायनिक नाम रेटिनॉल होता है। अब अगर आपको ये ध्यान नहीं है तो आपको पता है कि ज़ीरोफ्थैल्मिया जो बीमारी होती है वो विटामिन ए की कमी से होती है, लेकिन अगर आपको ये ध्यान नहीं है कि विटामिन ए को ही रेटिनॉल कहते हैं तो आप चाहते हुए भी ये क्वेश्चन नहीं बना पाइएगा, क्योंकि यहाँ पे रेटिनॉल है और राइबोफ्लाविन दे दिए। तो इसीलिए आपको उसको भी ध्यान रखना है। और इसके अलावा क्वेश्चन जो हमेशा पूछता है वो ये पूछता है कि किस बीमारी से शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है। ये भी एक क्वेश्चन पूछने का तरीका होता है, कई बार पूछा जाता है और स्टूडेंट्स उस पर कई बार ध्यान नहीं दे पाते हैं। इसलिए मैंने ये पूछा इस तरीके से, ताकि एक क्वेश्चन आप सॉल्व कीजिए, लेकिन आप बाकी के लिए अपना रास्ता खोल लीजिए। आप खुद से इसको देखिए, पढ़िए और घर में ध्यान दीजिए बाकी चीज़ों पर, कि बाकी भी जब आप बीमारी पढ़ेंगे तो आप ध्यान दीजिए कि वो किसके कारण होता है और किस चीज़ से होता है और वो किस चीज़ को डैमेज कर देता है, किसको प्रभावित करता है। कोई होता है किडनी को डैमेज करता है, कोई किसी और चीज़ को करता है। तो ज़ीरोफ्थैल्मिया किसको प्रभावित करता है? आंख को। और इसमें एक और चीज़ को ध्यान देना है, कमी भी मैंने दिया और अधिकता भी दिया। इसके पीछे भी वही लॉजिक है कि आप ध्यान से पढ़ें। कई बीमारियां ऐसी होती हैं जो अधिकता से हो जाती है, एक्सेस हो गया तो हो जाएगा, और कई बीमारियां ऐसी होती है जो डेफिशिएंसी से होती है। तो आपको यह भी ध्यान रखना चाहिए कि कौन सा बीमारी डेफिशिएंसी से होता है, कौन सा बीमारी एक्सेस से हो जाता है, अधिकता से हो जाता है, और वो हमारे शरीर के किस हिस्से को प्रभावित करता है, ये भी आपको पता होना चाहिए। तो जो ज़ीरोफ्थैल्मिया होता है उसका संबंध आंख से है। आंख का ड्राइनेस हो जाता है, आंख में जो नमी होनी चाहिए, जो उसमें लिक्विड होना चाहिए, वो सूखने लगता है और ये एक बहुत गंभीर बीमारी मानी जाती है। तो इसलिए इसका आंसर होगा आपका ए, रेटिनॉल की कमी से, अधिकता से नहीं। और ये प्रभावित किसको कर रहा है? आंख को कर रहा है। तो मैं उम्मीद करता हूं कि क्वेश्चन के प्रकार को देखकर आप समझ पाएंगे कि आपको कैसे पढ़ना चाहिए, और इससे आपको जरूर अगले टेस्ट में फिर फायदा मिलेगा। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। ये देखिए, ये सिंपल क्वेश्चन है। मैंने पिछले टेस्ट में भी इस तरह का क्वेश्चन दिया है, और बार बार कुछ क्वेश्चन को, कुछ जगहों को मैं रिपीट करता हूं। उसके पीछे ही सेंस होता है, क्योंकि वहां से क्वेश्चन हमेशा पूछता है। अगर आप लोग क्वेश्चन बैंक का स्टडी करेंगे तो जो ब्रेन होता है, मानव का जो मस्तिष्क है, इससे क्वेश्चन हमेशा पूछता है। तो ये सिंपल क्वेश्चन है कि जो स्पीच होता है, मतलब वाणी, उसका केंद्र कौन होता है? तो वो सेरिब्रम होता है, सबको पता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। इससे हम लोग आगे बढ़ सकते हैं। ये देखिए, ये भी एक फैक्चुअल क्वेश्चन है कि माइटोकॉन्ड्रिया की खोज किसने की थी। मैंने पिछली बार भी बहुत समझाया था कि खोज वगैरह से क्वेश्चन पूछता है, तो आपको ध्यान रखना है। तो माइटोकॉन्ड्रिया की खोज सभी लोगों को पता है, अल्टमैन की थी। तो ये एक सिंपल क्वेश्चन है, फैक्चुअल। आगे देखिए, इसको ध्यान दीजिए, ये एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन है रेक्टिफाइड स्पिरिट के बारे में, जिसको हिंदी में कहा जाता है परिशोधित स्पिरिट। इसके बारे में मैंने क्वेश्चन पूछा है। केमिस्ट्री में आप देखेंगे आजकल ट्रेंड चेंज हुआ। पहले क्या होता था, मिश्र धातु पूछता था, एलॉय पूछ देता था कि जो ब्रॉन्ज है वो किससे बना हुआ है, तो आप टिक कर दिए कॉपर प्लस टिन। कभी पूछ दिया कि ब्रास किससे बना हुआ है, तो आप टिक कर दिए कॉपर प्लस जिंक। आजकल जो है वो उसका परसेंटेज पूछने लगा है कि जो ब्रॉन्ज होता है, जो कॉपर और टिन से बनता है, उसमें कितना % कॉपर है और कितना % टिन है। मतलब अब कंपोजिशन से भी क्वेश्चन पूछने लगा है। पहले सिर्फ पूछता था किस किस से मिलकर बना है, अब उसकी मात्रा से पूछने लगा है। तो ये हर जगह आजकल पूछने लगा है। इसलिए उसी लॉजिक पर मैंने ये क्वेश्चन सेट किया था कि रेक्टिफाइड स्पिरिट जो है आखिर वो क्या होता है। तो वो क्या होता है, तो इसमें आपको ध्यान रखना है कि वो 95.6% इथाइल अल्कोहल होता है। और इसको भी आपको ध्यान देना है कि इथाइल अल्कोहल के लिए मैंने जो सूत्र लिखा है वो है C2H5OH। इसको आपको ध्यान देना है। अगर आप लोग क्वेश्चन बैंक सॉल्व करते होंगे, अभी हाल में कुछ एग्जाम्स हुए हैं आयोग के, अलग अलग आयोग के, उसमें क्वेश्चन पूछ दिया है। पहले जो क्वेश्चन पूछा करता था उसमें कई बार कॉमन चीजों का ही पूछता था सूत्र, बाकी का नहीं पूछता था। अब मैं देख रहा हूँ कि क्वेश्चन पूछ देता है वो इथाइल अल्कोहल का सूत्र पूछ देता है, मिथाइल अल्कोहल का पूछ देता है,
फॉर्मिक एसिड का पोज देता है, ऑक्जेलिक एसिड का पोज देता है। तो आपको जो कॉमन चीजें हैं जो बार बार हम लोग कहीं ना कहीं यूज करते हैं, तो उसका आपको केमिकल फॉर्मूला भी पता होना चाहिए। मैं यहाँ पर इथाइल अल्कोहल लिख सकता था, लेकिन मैंने उसका सूत्र दिया ताकि आप उसके प्रति भी अवेयर रहिए। आपको सेंस होना चाहिए कि इथाइल C2H5OH को ही इथाइल अल्कोहल कहते हैं। अगर आप सिर्फ इथाइल अल्कोहल पढ़कर आएंगे और अगर आपको उसका फॉर्मूला नहीं पता, तो फिर आपको यहाँ पे दिक्कत होगा। तो इसीलिए आपको ध्यान होना चाहिए कि रेक्टिफाइड स्पिरिट क्या होता है, 95.6% इथाइल अल्कोहल प्लस 4.4% वाटर H2O, और इसीलिए इसका आंसर क्या होगा, बी होगा। तो मैं उम्मीद करता हूं कि अगली बार पढ़ते समय आप लोग इन बारीकियों को जरूर ध्यान देंगे, तब आप लोग का देखिएगा बहुत इंप्रूवमेंट होता चला जाता है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बहुत सिंपल है। मस्टर्ड गैस जो जानते हैं कि पॉइजनस गैस होता है, तो मस्टर्ड गैस को बनाने में क्वेश्चन पूछा गया कि किस तत्व का, किस एलिमेंट का यूज किया जाता है, तो इसका आंसर सल्फर होगा। सल्फर का यूज किया जाता है। ये एक सिंपल चीज है जो आपको, एक फैक्चुअल चीज है, आपको पता होना चाहिए। एक पॉइजनस गैस है, जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ था उसमें इसको केमिकल वेपन के रूप में भी यूज किया गया था। ये लंग्स को अफेक्ट कर देता है, स्किन में ब्लिस्टर्स मतलब फफोले ले आता है, तो ये बहुत खतरनाक गैस मानी जाती है। इसी को बनाने में आपका यूज किया जाता है सल्फर का, इसलिए इसका आंसर होगा बी। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। देखिए ये भी क्वेश्चन हमेशा पूछता है, जो अर्थ क्रस्ट होता है, अर्थ सरफेस ऊपर का जो सतह होता है, उसमें मैंने क्वेश्चन पूछा है कि तत्वों को उनके डिसेंडिंग ऑर्डर में सजाइए, मतलब ज्यादा से कम की ओर। तो इसका आंसर होगा ए। सबसे अधिक क्या होता है, एल्युमिनियम होता है। एल्युमिनियम से कम कौन होता है, लोहा होता है। लोहा से कम कौन होता है, कैल्शियम। और सबसे कम कौन होता है, मैग्नीशियम। तो उस चीज को अगर आप मिलाएंगे तो आपका आंसर होगा ए। तो इस तरह के क्वेश्चन आपको हर हाल में ध्यान रखना है। मैं देखता हूं कि कई बार स्टूडेंट इस बात को गलत कर देते हैं जब क्वेश्चन पूछा जाता है कि अर्थ क्रस्ट में, अर्थ सरफेस पे पाया जाने वाला, सबसे अधिक मात्रा में पाया जाने वाला तत्व कौन है, तो वो ऑक्सीजन को टिक नहीं करते, किसी और को टिक कर देते हैं। वो लोहा को कई बार टिक कर देते हैं। वो समझ नहीं पाते हैं कि अर्थ क्रस्ट में सबसे अधिक मात्रा में पाया जाने वाला तत्व ऑक्सीजन 49%। तो इसीलिए इस तरह का जो चीज होता है, इसमें दो चीज आपको ध्यान रखना है। एक अर्थ सरफेस वाला ये क्वेश्चन हमेशा पूछता है, एक मानव शरीर का भी पूछता है कि मानव शरीर में सबसे अधिक कौन सा तत्व है। तो इन चीजों को आपको अच्छा से पढ़ लेना चाहिए, ठीक है। तो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब देखिए ये भी एक महत्वपूर्ण चीज है, इसका भी लॉजिक समझिए। जो कोवैलेंट कंपाउंड होता है, अब देखिए ये जो क्वेश्चन है इसमें समझिए, ये क्वेश्चन कोवैलेंट कंपाउंड के आकृति मतलब शेप से पूछा गया है। अगर आप लोग क्वेश्चन बैंक सॉल्व करेंगे तो देखेंगे हमेशा ऐसा क्वेश्चन आता है कि इथिलीन की आकृति क्या है, एसिटिलीन की आकृति क्या है, मीथेन का क्या है। तो इस तरह का क्वेश्चन, या कार्बन डाइऑक्साइड का क्या होता है, उसी कॉन्टेक्स्ट में मैंने ये क्वेश्चन पूछा। कई बार इस तरह का क्वेश्चन पूछा जा चुका है। तो ये सिंपल क्वेश्चन है, लेकिन आपको इसके लिए क्या करना होगा, जो इंपॉर्टेंट कोवेलेंट कंपाउंड्स है उसके शेप एंड साइज को आपको याद करना पड़ेगा, और साथ में आपको बॉन्ड एंगल भी याद रखना पड़ेगा, उससे भी क्वेश्चन आता है। तो ये क्वेश्चन आकृति से है कि किनके आकृति जो है वो एंगुलर है, मतलब कोणीय है। तो यहां पर इसका आंसर होगा बी। जब ऑप्शंस को आप मिलाएंगे तो इसका आंसर होगा बी। अब मैं आगे बढ़ता हूं। देखिए ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है केमिस्ट्री में। ये क्वेश्चन है कोलॉइड से। आप लोग को पता होगा जब आप लोग सॉल्यूशन चैप्टर पढ़ते हैं तो सॉल्यूशन में दो तरह की चीजें होती है। एक को हम लोग बोलते हैं होमोजेनियस और एक को बोलते हैं हम लोग हेट्रोजीनियस। तो होमोजेनियस जो मिक्सचर होता है उसमें जो सॉल्यूट होता है वो इतना अच्छे तरीके से मिल जाता है, बराबर तरीके से, कि आप उसको फाइंड आउट नहीं कर सकते हैं, आप उसको अलग नहीं कर पा रहे हैं, आप उसको नंगे आंख से नहीं देख पा रहे हैं। जैसे पानी में नमक को घोल दिए, तो जब आप पानी में नमक को घोल देते हैं तो आप फिर ये नहीं कह सकते हैं कि कहीं पर ज्यादा घुला और कहीं पर कम घुला, वो बराबर मात्रा में सब तरफ घुल गया, तो उसको बोला जाता है ट्रू सॉल्यूशन। लेकिन सभी जो सॉल्यूशन होते हैं, जो मिक्सचर होते हैं, वो ट्रू सॉल्यूशन नहीं होते हैं। तो उसमें दो तरह की चीजें होती है, एक कोलॉइड और इससे भी जो बड़ा हो जाता है वो होता है सस्पेंशन। तो कोलॉइड जो होता है इसमें क्या होता है, किसी एक मीडियम में, जिसको मीडियम ऑफ डिस्पर्सन कहते हैं, उस मीडियम में कोई दूसरा चीज डिस्पर्स हो जाता है। डिस्पर्स होने का मतलब बिखर जाता है, मतलब किसी एक के ऊपर दूसरे को बिखरा देना। जैसे मान लीजिए चादर बिछा दिए और चादर पर आप गेहूं को बिखरा दिए, तो जो चादर हुआ वो आपका हो गया मीडियम ऑफ डिस्पर्शन, और जो गेहूं जिसको आप उस पर बिखरा दिए वो हो गया डिस्पर्स्ड मटेरियल।
तो जो कोलॉइड होता है उसमें यही दो चीजें होती है, एक होता है मीडियम ऑफ डिस्पर्शन और एक होता है डिस्पर्स्ड मटेरियल। इससे क्वेश्चन देखेंगे आप हमेशा पूछते रहता है। जो दूध हो गया, ब्लड हो गया, स्याही होता है, फॉग हो गया, ये सब अलग अलग तरह के कोलॉइड होते हैं और कोलॉइड का अलग अलग टाइप होता है, किस तरह का मीडियम ऑफ डिस्पर्सन है और उसमें क्या डिस्पर्स मटेरियल है, उसके आधार पर कोलॉइड अलग अलग तरह के होते हैं। आप लोग इसको एनसीईआरटी की बुक में जरूर पढ़ें, वहां से ये क्वेश्चन मैंने दिया है। तो वो जो होता है, जैसे ठोस में द्रव को बिखरा दिया गया, या द्रव में ठोस को बिखरा दिया गया, या हवा में गैस में ठोस को द्रव बिखरा दिया गया, या गैस में द्रव को बिखरा दिया गया, तो अलग अलग तरह की चीजें होती हैं और उसके आधार पर कोलॉइड भी अलग अलग तरह का हो सकता है। तो यहां पर जो कोलॉइड मैंने पूछा है वो पूछा है घी या जो मक्खन होता है वो किस प्रकार का कोलॉइड का एग्जाम्पल है, तो इसका आंसर होगा बी, मतलब ठोस में द्रव के परिक्षेपण का। इसका मतलब यहां पर जो मीडियम ऑफ डिस्पर्सन है वो ठोस है और उसमें जो डिस्पर्स मटेरियल है वो द्रव है, तो इसका आंसर आपका हो जाएगा बी। और इसी तरह का मिलता जुलता और भी जो एग्जांपल्स हैं वो आपको जरूर याद रखना चाहिए। अगर आप पढ़ते होंगे तो आप देखे होंगे क्वेश्चन बैंक में मिल्क मतलब दूध के बारे में कई बार पूछा जा चुका है कि मिल्क क्या होता है, तो दूध भी जो होता है वो एक कोलॉइड होता है जिसको इमल्सन कहा जाता है। तो इसलिए इन चीजों पर, बारीक चीजों पर ध्यान देना है, इससे आप लोग को क्वेश्चन बनाने में सुविधा होगी। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं यहां से। ये देखिए, ये मैंने पिछली बार भी बोला था कि आजकल क्वेश्चन पूछने का ट्रेंड जो है वो चेंज किया है, इसलिए मैंने इस क्वेश्चन को फिर से दिया है। मैंने समझाया था पिछली बार भी कि आजकल सिर्फ ये नहीं पूछता है कि किस सिद्धांत को किस वैज्ञानिक ने ढूंढा, बल्कि उस वैज्ञानिक का वो कई बार देश पूछ देता है, जन्म स्थान पूछ देता है, जन्म का वर्ष पूछ देता है, या ये पूछ देता है कि कौन पहले आया कौन बाद में आया। इसीलिए मैंने ये क्वेश्चन दिया। ये देखिए सभी लोग इंपॉर्टेंट है, जे थॉमसन, जेम्स चैडविक, गोल्डस्टीन और मोस्ले, ये तीनों इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन की खोज करता है और मोस्ले जो है वो पीरियोडिक टेबल के खोज से संबंधित है। तो इसमें क्वेश्चन पूछ रहा कि कौन एक जो है वो इंग्लैंड का नहीं है, तो इसका आंसर गोल्डस्टीन होगा। गोल्डस्टीन आप देखेंगे, आप लोगों को पता होगा, ये जर्मनी के थे, बाकी सब इंग्लैंड के थे, तो इसलिए इसका आंसर सी होगा। इस क्वेश्चन को, इस टाइप के क्वेश्चन को देने का पर्पस वही है कि आप पढ़ते समय ध्यान दीजिए कि आपको वैज्ञानिकों के संबंधित देश को भी पढ़ लेना है, ताकि अगर ऐसा क्वेश्चन आए तो वो आपको गलत ना हो। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। देखिए ये एक पॉलिटी का क्वेश्चन है, बहुत सुंदर क्वेश्चन है, और ये एग्जाम्पल, ये मैं बार बार इस तरह का क्वेश्चन मैं सेट करता हूं ताकि आप लोग इसको पढ़ सकें। क्वेश्चन ये है कि अच्छा अंतिम संस्कार पाना किस अनुच्छेद के अंतर्गत आपका मौलिक अधिकार है। तो मैं जब क्लास में भी पढ़ाता हूं तो मैं स्टूडेंट्स को समझाता हूं कि जिस भी चीज की आप कल्पना कर सकते हैं जो आपके जीवन को अच्छा बना रहा है, आपको अच्छा से जीवन जीने में मदद कर रहा है, वो आपका मौलिक अधिकार है अनुच्छेद 21 के अंतर्गत। और मैं इसको इस तरीके से भी समझाता हूं कि वो सारी चीजें जो अनुच्छेद 19 में छूट गई उसको सुप्रीम कोर्ट ने 21 में डाल दिया, इसलिए हर तरह की चीजें 21 में आपको मिलेंगी। अच्छा से जीवन जीना, विदेश यात्रा करना, लव मैरिज करना और भी कई चीजें। उसी क्रम में सुप्रीम कोर्ट ने एक महत्वपूर्ण निर्णय यह भी दिया था, अच्छा अंतिम संस्कार। सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि जो अनुच्छेद 21 आपको अच्छा जीवन जीने का अधिकार देता है, तो आखिर अच्छा जीवन का मतलब क्या। तो सुप्रीम कोर्ट ने यह समझाया था कि अच्छा जीवन में मरने के बाद आपका अंतिम संस्कार अच्छा से हो, यह भी आपके अच्छे जीवन का ही भाग है। मतलब मरने के बाद आपके शव को ऐसे ही फेंका नहीं जा सकता है, उसका अंतिम संस्कार अच्छा से होना चाहिए, यह आपका मौलिक अधिकार है। और यह मौलिक अधिकार आपको कौन देता है, अनुच्छेद 21 देता है। और इसीलिए इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर ए होगा। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। ये देखिए, ये क्वेश्चन भी मैं बार बार देता हूं, इस तरह का क्वेश्चन, कभी उच्च न्यायालय, कभी उच्चतम न्यायालय, कभी कैग का, कभी निर्वाचन आयुक्त का कार्यकाल से क्वेश्चन हमेशा आता है, और मैं देखता हूं कि स्टूडेंट बार बार इसमें गलती कर देते हैं। तो जो उच्च न्यायालय का कार्यकाल है या उच्चतम न्यायालय का कार्यकाल है, इसे क्वेश्चन हमेशा पूछता है। तो आपको ध्यान में रखना है कि उच्च न्यायालय का जो कार्यकाल होता है न्यायाधीशों का, वो क्या होता है, वो 62 वर्ष की आयु पूरी होने तक। तो इसमें कई बार कंफ्यूज कर जाते हैं कि 5 साल या 62 साल होगा या 6 साल या 62 साल होगा, वो खुद से सोच लेते हैं। तो ये तब होता है जब आप ध्यान से उन चीजों को नहीं पढ़ पाते हैं। तो इसलिए इसका आंसर होगा ए, 62 वर्ष की आयु तक।
अगर ये क्वेश्चन सुप्रीम कोर्ट के कॉन्टेक्स्ट में पूछता तो यहाँ पे 62 के बदले 65 हो जाता, तो इसलिए इसका आंसर होगा ए। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं फिर से नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा हुआ है, ये एक प्रकार का, जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में भी बोला था, कुछ क्वेश्चन आपको ऐसा मिल सकता है जहां क्वेश्चन सेटर इस बात को देखता है कि आप कितना कॉन्सेंट्रेट होकर ध्यान से चीजों को पढ़ते हैं। यहाँ क्वेश्चन पूछ रहा है कि निम्नलिखित में कौन सा एक मत विचार भारत में जैन धर्म के पतन डाउनफॉल के लिए जिम्मेवार माना जाता है, और इसमें ऑप्शन जो दिया हुआ है वो है हीनयान, महायान, वज्रयान। अब अगर आप ध्यान देंगे तो ये सारे जो अलग अलग विचार हैं ये जैन धर्म से संबंधित नहीं है, ये बौद्ध धर्म से संबंधित है, ये बौद्ध धर्म से संबंधित है। और इसमें जो हीनयान है, ये आप लोग पढ़े होंगे कि हीनयान जो होता है वो बौद्ध धर्म के पतन में एक बड़ा रोल प्ले किया था भारत में। तो इसीलिए इसका आंसर होगा इनमें से कोई नहीं, क्योंकि किसी का भी संबंध आपका जब बौद्ध धर्म जैन धर्म से नहीं है, इसलिए इसका आंसर होगा डी। अब ये देखिए, ये भी उसी तरह का क्वेश्चन है कि लगातार 2 बार कांग्रेस का अधिवेशन कौन किया, तो इसका आंसर है रास बिहारी घोष। लेकिन देखिए यहां पर घोष के बदले क्या है, बोस, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा इनमें से कोई नहीं, डी। अब फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब ये क्वेश्चन इस तरह का हमेशा पूछता है क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर से, सबसे बाद में कौन सी घटना हुई आप देख सकते हैं, इसका आंसर होगा सी, असहयोग आंदोलन, सबसे बाद में वो हुआ। और इस तरीके से ये जो आप देख पाए कि आज मैंने जो भी सॉल्व किया, जो भी क्वेश्चन समझाया, तो मैं उम्मीद करता हूं कि इस तरह के सारे क्वेश्चन से आपको मदद मिलेगा और अगला टेस्ट आपका बेहतर होगा, मैं ऐसा उम्मीद करता हूं। थैंक यू।